हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे एकदम फ्रेश चैप्टर। वैसे तो चैप्टर ये अलग सा नहीं है, लेकिन हम इसको एज ए चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वेक्टर एनालिसिस अलग से तो नहीं है, लेकिन इसको फिर भी हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि हम आगे वाले चैप्टर को जब पढ़ेंगे तब उसका यूज़ होगा और बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, हमें आसानी पड़ेगी वहाँ तक। वैसे तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के साथ भी पढ़ा देते हैं इसको, 2D में। 2D में आप प्लेन मोशन इन प्लेन में और बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ा देते हैं, लेकिन हम इसको अलग से डिटेल में पढ़ेंगे ना। लेकिन फिर से पीछे के मैंने सारे लेक्चर अपलोड हो गए हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के यूनिट एंड मेजरमेंट के। अब नए लेक्चर स्टार्ट होंगे हमारे वेक्टर एनालिसिस के, और आप कंटिन्यूटी जैसे बना कर रखें वैसे ही बना कर रखें। और चलो स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर एनालिसिस। सिंपल, हम वेक्टर को जानने से पहले हम जान लेते हैं बच्चों स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। सिंपल, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। उन क्वांटिटीज को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन हो भी सकती है इनके पास, डायरेक्शन नहीं भी हो सकती, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। एक हिंट है ना, एक एग्जांपल लूंगा मैं अभी, लेकिन फिलहाल अभी अगर लिखा हुआ मिले कौन सी क्वांटिटी स्केलर कहलाएंगी, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, या फिर जो फॉलो करती हैं सिंपल लॉ ऑफ एडिशन। सिंपल ऐड करें, 3 + 2 5 होगा, इस तरीके से 2 + 2 4 होगा, सिंपल लॉ ऑफ एडिशन कहा जाता है। या फिर इसको ऑर्डिनरी रूल भी कहा जाता है, ऑर्डिनरी रूल ऑफ एडिशन भी कहा जाता है। क्लियर। जैसे ये मैंने पॉइंट डाल भी दिए, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली एंड डज नॉट रिक्वायर ए डायरेक्शन, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, इज नॉन एज स्केलर क्वांटिटी, इट ओबे ऑर्डिनरी रूल। डिस्टेंस, स्पीड, बहुत सारी क्वांटिटी पढ़ेंगे, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, ये बहुत सारी क्वांटिटी, एनर्जी, टेम्परेचर, बहुत सारी क्वांटिटी पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटी वेक्टर कहलाएंगी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो, साथ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। वैसे तो वेक्टर आईटी वालों को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स में, तो यहाँ जो हमें वेक्टर लॉ अलजेब्रा का मतलब है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अगर हमारा फॉलो कर रहा है, वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर कहलाएंगी, वेक्टर के अंदर रखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ, वेक्टर के लॉ को फॉलो करना जरूरी है। अगर वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करेगा, चाहे वो एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, अगर फॉलो कर रहा है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इस तरीके से हमारे आगे लिखेंगे, उनको फॉलो करेगा तब तो वेक्टर कहलाएगा, अदरवाइज वेक्टर नहीं कहलाएगा। क्लियर इतना। बहुत सारी क्वांटिटी होंगी आपकी, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड होगा, बहुत सारी क्वांटिटी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक। अच्छा, एक हमारे पास क्वांटिटी होती है करंट, और करंट में आपको अगर याद हो, मैं एक सर्किट बनाऊं अगर आपके पास बच्चों, ये मैंने एक सर्किट बनाया, ये बच्चों मैंने एक सर्किट बनाया, और इस सर्किट में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और एक बैटरी लगा दी, एक रेजिस्टेंस लगाया और एक बैटरी लगाई बच्चों। और मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि ये बताओ जल्दी से, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और आपने पढ़ा होगा 10th में, ये रेजिस्टेंस लगा दी, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचता है, इसी को फॉलो करता जाता है करंट। तो एक चीज बड़ी यूनिक सी मैं जो बताऊं कि वो क्वांटिटी वेक्टर तभी कहलाएंगे जिनके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन है। जैसे एक चीज यहां मैंने पॉइंट ऊपर डाला भी है बच्चों, अगर आप ध्यान से दो देखो, इट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन या यूनिक डायरेक्शन, है ना। ये वाला पॉइंट जो है बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि यहाँ करंट में जो है ना बच्चों, ये करंट के लिए, करंट में अगर आप देखो तो स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, यूनिक डायरेक्शन नहीं होती है। आप वायर को इधर पटक दो तो इधर, मैंने कहा वायर इधर जा रहा है, नोक की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, मैंने वायर को ऊपर कर दिया, नोक ऊपर हो गई, ऊपर करंट जा रहा है, इधर कर दिया इधर हो गया। एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर के अंतर्गत नहीं है। क्लियर इतना।
इसका मतलब हमें एक चीज पता चली, जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है वो वेक्टर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो कंपलसरी डायरेक्शन होगी। ये पॉइंट हमने लिखा, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर इट हैज अ डायरेक्शन बट द कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज अ डायरेक्शन इट मे और मे नॉट बी वेक्टर, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा है इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर इतना? चलो, चार्ज भी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है और फ्लो हमारा बताता है हमारा वो भी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, बच्चों वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखना। अगर दो पॉइंट मेरे पास हैं, ये एक पॉइंट मैंने बना दिया और एक दूसरा पॉइंट बच्चों ये बना दिया, इसको मैंने एक ज्वाइन करूंगा किससे, एक स्ट्रेट लाइन से, और ये जो होगा हमारे पास ये बच्चों आगे एरो होगा जहां फाइनल पॉइंट होगा। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। और इनिशियल पॉइंट को ही कहा जाता है बच्चों टेल। ये कहलाएगा आपका फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट या टर्मिनेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। और इसी को बोला जाता है बच्चों हेड। हेड जहां एरो लगा होगा, जिधर एरो लगा होगा उधर फाइनल पॉइंट या हेड होगा। क्लियर इतना? अच्छा ठीक है भाई। और यहां से यहां तक जो होगा ना, इसके बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो कहलाती है, ये कहलाती है आपकी लेंथ। लेंथ कहलाती है लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर। उसी लेंथ को कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या कहा जाता? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहा जाता है। अगर मान लो मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों x1 y1 z1 है और x2 y2 और z2 है, तब हम वेक्टर को कैसे लिखते हैं ये ध्यान से देख लेना बेटा। वेक्टर को हम लिखेंगे, किसी वेक्टर को मान लो ये ए वेक्टर हमने लिया, ये ए वेक्टर हम लिख रहे हैं, तो ए वेक्टर को लिखेंगे फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल क्या है? x2 माइनस के x1 आई कैप प्लस y2 माइनस के y1 जे कैप प्लस z2 माइनस के z1 के कैप। क्लियर? ये हमारा होगा, है ना। ये आपको किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह, फाइनल माइनस के इनिशियल। अब ऐसा हो सकता है ये सोल्व करने के बाद बच्चों कुछ इस तरह से आ जाए, ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। अच्छा, आई जे के क्या है ये फिलहाल इतना जान लें कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। आई और जे और के, एक्स डायरेक्शन में आई, वाई डायरेक्शन में जे, जेड डायरेक्शन में के। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा और यूनिट वेक्टर के अंतर्गत, है ना। चलो, अच्छा यहां से अगर मुझे चाहिए इसका बच्चों मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों चाहिए तब इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोड से या खाली ए से। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना, मोड लगा दिया तो वो तो होगा ही होगा आपका मैग्नीट्यूड, लेकिन खाली ए लिखा तो जरूरी नहीं है वो हमारा मैग्नीट्यूड है। उसने क्या दिया, खाली ए इज इक्वल टू वैक्टर लिख दी तो उसको एज्यूम आप एज अ वैक्टर करोगे। कभी कभी ऊपर एरो लगाना रह जाता है, तब आप आगे अगर आई जे के लगा तो वो वैक्टर ही कहलाएगा ना। यहां लिखते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर क्या है, ए, कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जेड का स्क्वायर, ये कहलाता है बच्चों मैग्नीट्यूड। याद रखना है ये रूट से तो सोल्व होकर आएगा, लेकिन आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो लिखा जाता है सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का वो पॉजिटिव लिखा जाता है। क्लियर इतना? चलो भाई ठीक है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो आपका, मान लेते हैं ओरिजिन हो बच्चों। मान लो कुछ इस तरह से लिख दे, मैंने ये लिख दिया कि हमारे पास कोई पॉइंट है x, y, ये है आपका, और ये हमारे पास ओरिजिन है। ये ओरिजिन का क्या होता है बच्चों, 0,0, ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन से, ओरिजिन कहलाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, ये कहलाएगा फाइनल पॉइंट। क्लियर इतना? ठीक है भाई। इसका मुझे वेक्टर लिखना तो कैसे लिखूंगा, अगर मुझे ये वेक्टर लिखना है इसका, ये एक्स और ये वाई, कैसे लिखूंगा, ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप, क्योंकि इनिशियल पॉइंट 0 है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चों, ए मोड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। क्लियर? इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है तो सीधा जो पॉइंट है उस पॉइंट को वेक्टर बना देते हैं। मान लो आपको सिर्फ पॉइंट लिखा है,
एक पॉइंट भी हमारे पास वेक्टर में लिखा जा सकता है x1, y1 और z1। तो इस बच्चों हम इसको भी हम क्या लिखेंगे, एक वेक्टर लिखेंगे। मान लो ये पॉइंट है, क्या पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट का जो वेक्टर लिखा जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप भी लिख सकते हैं। ये कहलाता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल आपको एक चलो एग्जांपल लेके दिखा दूं मैं। ये मैंने पॉइंट ले लिया, आपको सपोज दैट मैं ले लेता हूं यहां से 1 2 3 ले लें चलो, और दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने 4 5 3 ले लें चलो। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर निकालना है। अगर इस वेक्टर को मुझे कैलकुलेट करना है तो वेक्टर कैसे लिखूंगा, मुझे ए वेक्टर लिखना। मैंने क्या बताया था, फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल क्या है 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस के 2 जे कैप प्लस 3 माइनस के 3 के कैप। तो बच्चों यहां आ जाएगा ए इज इक्वल टू आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। और अगर मैं यहां से बच्चों निकालूं मैग्नीट्यूड इसका, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 रूट 2 आ जाएगा। ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस तरह से विद साइन कंसीडर करनी है, लेकिन सारी चीज है ना, इसमें जब प्लेस करोगे फाइनल माइनस इनिशियल तो विद साइन करना, आगे यूज करेंगे हम, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर बच्चों दो कैटेगरी में हमारे वेक्टर होते हैं, एक होते हैं एक्सियल वेक्टर और एक होते हैं पोलर वेक्टर। अभी पोलर बाद में दिखाएंगे। एक्सियल वेक्टर वो सारे वेक्टर एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं जो रोटेशन में काम आते हैं। जैसे हमारा फैन रोटेट हो रहा, रोटेट होते टाइम जो जो क्वांटिटी इसमें यूज होगी या कैलकुलेट कर सकते हैं, और सारी हमारी एक्सियल क्वांटिटी कहलाती है रोटेट करने में। इनके पास ये कह सकते हो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का कंफर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि मैंने यहां से घुमाना शुरू किया, कंप्लीट घूम के आ रहा पंखा, ये नहीं पता स्टार्टिंग कहां से फाइनल। हाँ इंडिकेट कर दे रेफरेंस तब चीज एक अलग है, लेकिन अगर हम पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन को कहें तो ये नहीं पता होगा स्टार्टिंग कहां से और फाइनल कहां से, है ना। इनकी डायरेक्शन को जो बताते हैं वो राइट हैंड रूल से लगाते हैं। जैसे ये राइट हैंड को अगर थंब को इसको अगर फिंगर को आपने किधर कर दिया, घूमने की तरफ कर दिया, जिधर आपका घूम रहा है उधर फिंगर कर दिया, तो अब आपका जो थंब रिप्रेजेंट कर देगा इन एक्सियल क्वांटिटी की डायरेक्शन को। ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग काम करती है, याद भी रखना ये चीज। ये से मेरे पास अगर सपोज दैट एक क्वांटिटी ये हमारे पास रोटेट हो रही है कुछ इस तरह से, तब ये हमारे पास जो होगा इनकी डायरेक्शन जो होगी एक्सियल की ऊपर की डायरेक्शन में, ये इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन में काम करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से पढ़ सकते हैं एक्सियल वेक्टर आर दोज वेक्टर व्हिच आर यूज्ड इन रोटेशनल मोशन एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, दे हैव नाइदर एन इनिशियल पॉइंट नॉर अ फाइनल पॉइंट, है ना। देयर डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल। हाँ इंडिकेट कर दे तब आपको इनिशियल फाइनल ले सकते हो, क्योंकि आपका जैसे डिस्प्लेसमेंट है, क्या दिया यहां से यहां तक, तब आपको लेना। लेकिन अगर आप कंप्लीट रोटेशन में बात करें तब इनके पास इनिशियल फाइनल पॉइंट नहीं होता ना। बहुत सारी क्वांटिटी पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंट, बहुत सारी क्वांटिटी पढ़ेंगे ना। पोलर क्वांटिटी इन रोटेशनल क्वांटिटी को छोड़कर जो हम कंप्लीट फिजिक्स में पढ़ेंगे वो सारी की सारी कौन सी क्वांटिटी के अंतर्गत आती हैं, पोलर क्वांटिटी। इनके पास इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट आप रिप्रेजेंट करोगे कहां से कहां ले रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे होंगे। जितनी क्वांटिटी पढ़ेंगे हम वेक्टर वो सारी की सारी पोलर के अंतर्गत पढ़ेंगे ना। ऑल वेक्टर एक्सेप्ट एक्सियल वेक्टर आर कॉल्ड पोलर वेक्टर, दे हैव इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। एग्जांपल लिख सकते हैं। अगला आता है बच्चों नल वेक्टर और जीरो वेक्टर या एम्प्टी वेक्टर या वॉइड वेक्टर। इन सबका मतलब भी आपका नल से होता है। एक ऐसा वेक्टर जिसके पास जीरो मैग्नीट्यूड, जिनके पास जीरो मैग्नीट्यूड हो, ऐसे वेक्टर को बोला जाता है नल वेक्टर, है ना। यहां से पढ़ सकते हैं वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। दे द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज इनडिटरमिनेट। नहीं पता होगा, जैसे आपने पॉइंट लगा दिया उसको नल वेक्टर के अंतर्गत रख सकते हैं आप, है ना। सम ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। जैसे मैं कहूं, मैंने लिया अगर मैंने ए के साथ माइनस के ए को जोड़ा,
सम करा है मैंने, ए के साथ माइनस ए को जोड़ा, तो यहाँ क्या आएगा, वेक्टर ए माइनस के वेक्टर ए, डिफरेंस नहीं सम की बात कर रहे हैं, जीरो। तो ये जीरो जो आया ये भी एक वेक्टर बनेगा, क्योंकि वेक्टर के एडिशन के वेक्टर के डिफरेंस से जो बनता है एक वेक्टर बनता है, याद रखना। तो जीरो आया, जीरो भी एक क्या होगा, यही है आपका नल वेक्टर, यही आपका नल वेक्टर। क्लियर? तो हमें ये पता होना चाहिए। मान लो मुझे 2 पॉइंट की हेल्प से बच्चों लिखना है। मान लो मेरे पास एक पॉइंट मेरे पास ये रहा x1, y1 और z1। दूसरा पॉइंट मेरे पास x2 में बदला के दिखा रहा हूं, x2, y2 और z2। अगर मैंने इसको बोल दिया कि ये मेरे पास एक वेक्टर मैंने बनाया a, और a वेक्टर को अगर मैं लिखूंगा बच्चों, कैसे लिखूंगा, x2 माइनस के x1 i कैप प्लस y2 माइनस के y1 j कैप प्लस z2 माइनस के z1 k कैप। क्लियर? इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, तब अभी मैंने लिखा भी था अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस के z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपका इसका मैग्नीट्यूड आ गया है ना। अब मैंने ये कह दिया कि अगर इफ, क्या कहते हैं, इफ a इज अ नल वेक्टर, नल, अगर a नल वेक्टर है तब ये कब होगा ये बताओ, जब मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए। इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड को हम किसके इक्वल कर दें, जीरो को। अब ये जीरो कब होगा, जब हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें, या तो मैं कह दूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस के z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर जीरो हो, तब ये क्या कहलाएगा, आपका नल वेक्टर कहलाएगा। कोई भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, किसी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाया तो पॉजिटिव होगा या जीरो। अगर अंदर की क्वांटिटी जीरो है तब तो जीरो होगा, अदरवाइज पॉजिटिव वैल्यू देगा। दैट मींस ये राइट हैंड साइड जीरो है, तो ये जीरो कब होगी, यहां पर x1 किसके बराबर होना चाहिए, x2 के, y1 बराबर किसके होना चाहिए, y2 के, z1 बराबर किसके होना चाहिए बच्चों, z2 के। तब ये कौन से वेक्टर कहलाएंगे बच्चों, ये कहलाएंगे आपका नल वेक्टर। याद रखना, अगर x कोऑर्डिनेट दूसरे x कोऑर्डिनेट के बराबर है, y y के, z z के, कोऑर्डिनेट के कह रहा हूं, ना कि वैल्यू के कह रहा हूं, x y की, तब हमारा नल वेक्टर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेके दिखाऊं बड़ा प्यारा सा, चलो एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं बच्चों में। मान लिया मेरे पास x कोमा x प्लस के y कोमा y प्लस के z, और दूसरा पॉइंट ले लिया हमने 2, 4, 6। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x, y, z की वैल्यू क्या होंगी, कब, जब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर जो है बच्चों वो क्या हो, एक नल वेक्टर हो, ये कह रहा। चलो इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर कर दिया हमने, किसके, जल्दी बताएं, जीरो के। इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर है, नल वेक्टर है। इफ, तो हमें एक चीज पता चल गई, x कोऑर्डिनेट x के, तो पहला वाला x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, 2 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। फिर हमारे पास y कोऑर्डिनेट कितना बच्चों, x प्लस के y, और दूसरी तरफ क्या, 4, तो x की वैल्यू प्लेस कर दें, तो y कितनी आ जाएगी बच्चों, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। फिर हमारे पास अगर z कोऑर्डिनेट, z की वैल्यू नहीं, याद रखना, z कोऑर्डिनेट क्या हमारे फर्स्ट वाले में y प्लस के z है, इज इक्वल टू 6, तो z कितना आ जाएगा आपका, y की वैल्यू 2 प्लेस कर दें, इज इक्वल टू 6, तो z कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4। ये हमारी कहलाएंगे x y z की वैल्यू। नल वेक्टर का इस तरीके से यूज करता नहीं, लेकिन बिल्कुल बना सकता, मैं बनाऊंगा तो बना सकता हूँ क्वेश्चन, ऐसा मेरा मन है भाई। क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट वेक्टर आता है बच्चों इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर तब मैं कहूंगा जैसे मेरी फिंगर है दोनों की दोनों, अगर मैंने कहा दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों की लेंथ भी सेम है, तब कैसे वेक्टर कहलाएंगे बच्चों, इक्वल वेक्टर। इक्वल मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन है दो वेक्टर की, तब वो क्या कहलाएंगे, असल में वो वेक्टर ही एक होगा, उसको पैरेलली डिस्प्लेस कर दें, सेम डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। जैसे मैंने एक लाइन बना दी बच्चों, ये
इस लाइन के बीच में क्योंकि लेंथ बराबर हो जाएगी, लेंथ कह दो या फिर मैग्नीट्यूड कह दो। मैंने एक वेक्टर बच्चों ये बनाया ए वेक्टर, एक वेक्टर बच्चों मैंने ये बनाया ये बी वेक्टर। इनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तब ये वेक्टर कैसे कहलाएंगे बच्चों, इक्वल वेक्टर। ए बराबर किसके रहेगा बच्चों, बी के, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं, मैंने कह दिया कि सपोज जेड मेरे पास कोई ए वेक्टर है, मेरे पास ए वेक्टर है 3i कैप प्लस के 4j कैप, एक वेक्टर बना दिया मैंने। बी वेक्टर बना दिया मैंने कि एक काम करो यहां से 2i कैप प्लस के और कोई भी चलो चलो 2i कैप प्लस के ए जे कैप, ये कह दिया। चलो रूट में कैसी भी आ जाए वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। इफ ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। अगर ए और बी क्या है, इक्वल वेक्टर हैं, तब आप ए की वैल्यू फाइंड करो। तो मैं क्या कहूंगा, ए का मैग्नीट्यूड बराबर किसके रहेगा, बी के मैग्नीट्यूड के। दैट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर। बेटा रूट से रूट हट जाएगा दोनों साइड का, यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 16 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस के ए स्क्वायर। अगर मैं कहूं ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 25 माइनस के 4 कितना बन जाएगा 21। ए कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 21। बच्चों ये ए की वैल्यू है तो ये प्लस की भी हो सकती है और माइनस की, तो यहां से रूट जो आएगा ये प्लस माइनस के रूट 21। अब ए को चाहे तो प्लस के 21 लो या माइनस के 21 लो, बराबर वैल्यू देगा ये किसके, ए के मैग्नीट्यूड के, और डायरेक्शन भी आपका सेम। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या कहेंगे बच्चों, अच्छा एक मिनट जरा, डायरेक्शन जो है यहाँ पर, एक मिनट ये थोड़ा सा डायरेक्शन इसकी बी की अलग आ जाएगी। एक मिनट फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सॉरी एक मिनट यहाँ थोड़ा सा माइनर सी मिस्टेक हो गई। एक काम करेंगे, यहाँ 3 सॉरी एक ही वेक्टर होगा, सेम वेक्टर भी कहते हैं इसको, यहाँ 3 और यहाँ ए कर दिया, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि दूसरा वेक्टर बन जाएगा, वो मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा लेकिन वेक्टर अलग हो जाएगा, ये करना था थोड़ी। 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर, माई मिस्टेक, 3 का स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16। अब यहाँ से कितनी वैल्यू आएंगी ए की बच्चों, 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस के 4। लेकिन अब आपको सेम वेक्टर या डायरेक्शन सेम रखने के लिए क्या रखना पड़ेगा बच्चों, सेम वेक्टर के लिए देखो यहाँ क्या था हमारे पास 4 प्लस के आई कैप था, तो यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू प्लस के 4 रखना पड़ेगा, प्लस के 4 रखना पड़ेगा, है ना, सेम डायरेक्शन के लिए। हाँ मैग्नीट्यूड सेम है कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्शन आपके अलग अलग हो सकती है। अगर सेम मैग्नीट्यूड क्या था, अगर दिस वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड, तब आप कोई सा भी वेक्टर ले सकते हो जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग हो सकती है, डिपेंड ऑन गिवन कंडीशन, है ना। हाँ सेम वेक्टर की बात कर रहे हैं, सॉरी। नेगेटिव वेक्टर, दो ऐसे वेक्टर, एक की डायरेक्शन इधर है तो एक की डायरेक्शन इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर इधर हो गया तो दूसरा वेक्टर किधर हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा। ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड जो होगा बराबर होगा, लेकिन ए वेक्टर जो होगा दूसरे का माइनस टाइम्स होगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो होगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी के होवे करेगा, माइनस टाइम्स रहेगा। ठीक, इस पे मैं एग्जांपल नहीं करा रहा क्योंकि जनरली पूछता नहीं है इन पे। यहां से क्वेश्चन आता है पैरेलल वेक्टर, इसका यूज भी आगे जाके होगा। पैरेलल वेक्टर कौन से वेक्टर कहलाएंगे बच्चों, दो ऐसे वेक्टर जो पैरेलली हों या जिनकी डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है पैरेलल वेक्टर। इनके बीच में एंगल होता है 180 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक, जैसे मैंने बना दिया बच्चों, एक वेक्टर ये बना दिया और दूसरा वेक्टर बच्चों ये बना दिया। अगर मैं यहां की बात करूं, ये ए है ये बी है, तब यहां से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। एंगल कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री है। लेकिन यहीं पे बात करूं मैं,
एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, मैंने इनकी लेंथ भी बराबर कर दी, ए की और बी की। तब मैं कहूंगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और एंगल जो है 0 डिग्री है, दैट मीन्स इनकी डायरेक्शन भी सेम है। अगर एंगल 0 डिग्री है तो डायरेक्शन क्या होगी, सेम। इक्वल लेंथ हो भी सकती है, मैग्नीट्यूड नहीं भी हो सकता। इसका मतलब हमारे जो इक्वल वेक्टर थे वो पैरेलल वेक्टर ही हैं। इक्वल वेक्टर 100% पैरेलल वेक्टर होंगे, लेकिन पैरेलल वेक्टर को इक्वल वेक्टर हमेशा नहीं कह सकते, हो भी सकता है और नहीं भी। इसमें बड़ी प्यारी सी चीज निकालते हैं, जो पैरेलल वेक्टर, एक वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम होगी, मतलब कि एक वेक्टर जो होगा पैरेलल वो दूसरे का समथिंग टाइम्स होगा, लंबा होगा। मैंने कहा एक फिंगर मैंने पैरेलल रख दी, ये फिंगर बड़ी है, कुछ बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी, मान लेते हैं हमारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू है लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अगर मेरे पास ए वेक्टर क्या है, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर मान लेते हैं a2 आई कैप प्लस के b2 जे कैप प्लस के c2 के कैप। अगर ये है, अगर मैं देखूं बच्चों दोनों तरफ मैं लिख दूं a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a2 प्लस के लैम्डा टाइम्स आई रह गया है, आई रह गया आई कैप प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 जे कैप प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ c2 के कैप। ये बच्चों दोनों बराबर कब रहेंगे, जब आई का कोफिशिएंट आएंगे जे का जे के बराबर हो। कभी भी जब इस तरीके से आए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आई जे के, तो आई का कोफिशिएंट आई के, बाई के, जे का जे के और के का के करेंगे, है ना। लैम्डा टाइम्स ऑफ a2 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, लैम्डा टाइम्स ऑफ a2 किसके बराबर होगा, a1 के, तो लैम्डा आ जाएगा a1 अपॉन a2। वैसे लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 किसके बराबर होगा, b1 के, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा बच्चों b1 अपॉन b2। वैसे हमारे पास लैम्डा टाइम्स ऑफ c2 इज इक्वल टू आ जाएगा c1 के, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा c1 अपॉन c2। यहां से क्या तात्पर्य है, हमें क्या पता चलता है, a1 अपॉन a2 किसके बराबर होना चाहिए, इसका मतलब b1 अपॉन b2 बराबर होना चाहिए बच्चों c1 अपॉन c2, और बराबर होना चाहिए जो मल्टीपल है लैम्डा टाइम्स। ये बहुत शानदार रिलेशन है, इसको याद रखना। पैरेलल वेक्टर जहां हमें कह दिया वेक्टर ए और वेक्टर बी या दोनों वेक्टर के कोफिशिएंट का रेशियो सेम रहना चाहिए, तब वेक्टर पैरेलल की कंडीशन में। जैसे मान लिया मैंने ए वेक्टर है मेरे पास 2 आई कैप माइनस के 4 जे कैप प्लस के, या यहां ले लेते हैं ए प्लस के 4 के कैप, एंड वी वेक्टर है हमारे पास सपोज दैट 6 आई कैप प्लस के ले लेते हैं 2 जे कैप माइनस के 8 माइनस के, और यहां लेते हैं माइनस के बी के कैप ले लेते हैं, चलो माइनस के बी के कैप। इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, क्या कहता है, इफ ए पैरेलल टू बी, ये पैरेलल का साइन तो जानते होगे बच्चों, दो खड़े डंडे बना दो वो क्या बन जाता है, पैरेलल बन जाता है, पैरेलल टू बी, देन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी क्या होगा। मैंने बताया बच्चों कुछ नहीं करना आपको, आई का कोफिशिएंट कितना 2, दूसरे में कितना 6, पहले में कितना माइनस के, दूसरे में कितना 2, तीसरे में कितना 4 अपॉन माइनस के बी, ये आपस में बराबर रहने चाहिए। तो एक क्वांटिटी हमें एक ऐसी नजर आएगी जो पता होगी, फर्स्ट वाली देखे हमें इसमें सब पता है, पहले वाले के बराबर कर दो, दूसरे वाले के बराबर कर दो, मतलब कि 2/6 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2 के, और 2/6 किसके बराबर हो जाएगा, 4 अपॉन माइनस के बी के। सिंप्लीफाई कर दो, ए इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों हमारे पास, इधर लेके जाएंगे माइनस के 2 इंटू 2/6, ए इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस के 2/3। वैसे ही हमारे पास v निकालना, तो b को इधर लेके जाए बच्चों, माइनस का लग जाएगा 4 इंटू क्रॉस मल्टीपल होगा 6/2, 2 2 जा 4, b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस के 12। ये बच्चों आपका बन जाएगा आंसर, ए और बी की वैल्यू हो जाएंगी। इस तरह से आप पैरेलल का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम यूज करेंगे बच्चों आगे। नेक्स्ट आता, अच्छा इसमें कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, डजंट मैटर, है ना, कैसे भी बना सकता है, कोफिशिएंट का रेशियो बराबर करना बस। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर आपके ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो,
जैसे एक वेक्टर मैंने ये बनाया, दूसरा वेक्टर मैंने ये बनाया, दूसरा वेक्टर मैंने ये बनाया, ए और ये बी, ए और ये बी। या फिर ऐसा हो सकता है, एक वेक्टर ये बनाया और दूसरा वेक्टर मैंने ये बनाया, ये बनाते हैं, ये ए है और ये बी है। हो सकता है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ना भी हो, या हो सकता है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, तब एंटी पैरेलल कहलाएंगे, अदरवाइज एंटी पैरेलल नहीं कहलाएंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर 180 डिग्री का एंगल है तब एंटी पैरेलल है। इसका मतलब एक चीज पता चली हमारे पास, नेगेटिव वेक्टर, दो नेगेटिव वेक्टर जो होते हैं वो हमारे एंटी पैरेलल होते हैं, लेकिन हर एक एंटी पैरेलल वेक्टर का पेयर नेगेटिव वेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर की कंडीशन ये मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। क्लियर इतना? सेम कंडीशन हमारी बनेगी, बस इतना अंतर आ जाएगा, ए वेक्टर जो होगा वो माइनस के लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होगा, बस इतना सा अंतर आ जाएगा और कोई अंतर नहीं हो। क्लियर इतना? बस ये करना, मतलब कि मैं अगर लिखूंगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टाइम्स आ जाएगा, बस इतना सा अंतर होगा, बाकी कोई चेंज नहीं। क्लियर इतना? इस पर क्वेश्चन नहीं कर रहे, आगे चलते हैं। कोई इनिशियल वेक्टर, कोई हमारा इससे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। कोई इनिशियल वेक्टर का मतलब है जब वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उनको बोलते हैं को इनिशियल पॉइंट। जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, इधर से मैंने बहुत सारे वेक्टर निकाल दिए, ये वेक्टर गया, ये वेक्टर गया, ये वेक्टर गया, ये सारे क्या हैं? को इनिशियल वेक्टर है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये है, ये क्या है? इनिशियल पॉइंट। अगर इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट सेम है, तब ऐसे को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ठीक, अगला आता है को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर, टर्मिनल का मतलब होता है जहां जाके मिल रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो, उनको बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर। जैसे मान लो ये मेरे पास पॉइंट है, यहां पर बहुत सारे वेक्टर आकर मिल रहे हो, फाइनल पॉइंट हो उनका, ये कौन सा पॉइंट हो बच्चों? फाइनल पॉइंट हो अगर वेक्टर का, तब ये इनको बोलेंगे को टर्मिनल। ये कौन सा पॉइंट होगा बच्चों? फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। सेम फाइनल पॉइंट या सेम टर्मिनल पॉइंट भी कह सकते हैं, इनको बोलते हैं हमारे पास टर्मिनल पॉइंट, को टर्मिनल वेक्टर। फिर आता है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। दो वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर तभी कहा जाएगा जब उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन पर एक्ट हो रही हो। मतलब कि अगर मैंने बना दी, मान लो ये मेरे पास एक मैंने लाइन बना दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन बना दी बच्चों, ये मैंने एक लाइन बना दी और इस लाइन पर आपके मैंने वेक्टर बनाए, ये मैंने एक वेक्टर बना दिया ए वेक्टर, ये मैंने ए वेक्टर बनाया, वैसे ये मैंने एक दूसरा वेक्टर बी बना दिया। सेम लाइन मान के चलना, हल्का फुल्का ऊपर हो जाए क्योंकि मार्कर की दिक्कत हो जाती है इसमें। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के दोनों को इनिशियल कहलाएंगे जब एक लाइन पे, जैसे टग ऑफ वार होता है, टग ऑफ वार में जब बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग हमारा फोर्स लगाते हैं, तब एक रस्से पर लग रहा होता है, वो सारे के सारे फोर्सेज को कोलिनियर फोर्स कहलाएंगे। या फिर मैं कह दूं एक रस्सी लटकाई और रस्सी पे जितने भी वेट लटकाओगे उनके वजह से जो वेट काम करेगा वो सारे के सारे कोलिनियर फोर्स कहलाएंगे या कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा, को इनिशियल वेक्टर में हम ये भी कह सकते हैं पैरेलल वेक्टर, क्योंकि पैरेलल वेक्टर एक दूसरे के को इनिशियल हैं, कोलिनियर, सॉरी कोलिनियर मतलब कि एक दूसरे के आगे पीछे, तब भी इनके बीच का एंगल कितना कहलाएगा? 180 डिग्री। तो कोलिनियर वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन हर एक पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर नहीं कह सकते। क्लियर? हाँ, इसमें एक चीज और, ये तो मैंने सामने बना दिया, हो सकता है एंटी पैरेलल भी हो, ऐसा भी हो सकता है। मान लो ये बना दी मैंने बच्चों लाइन, और हो सकता है ये तो सामने बनाया हो सकता है आपका एक वेक्टर इधर जा रहा हो, ए वेक्टर, और हो सकता है दूसरा वेक्टर पीछे की साइड में आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे ये हो गया वी वेक्टर, ये भी ठीक है। ए और बी की डायरेक्शन उल्टी भी हो सकती है, यहाँ
एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, है ना। ये पहली वाली कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, पहली वाली कंडीशन में थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, दूसरी वाली कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। तो हमारे पास जो कोइनिशियल वेक्टर होते हैं वो पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, लेकिन सारे पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर को कोइनिशियल कंडीशन में नहीं रख सकते, है ना। चलो आगे चले। कोप्लेनर वेक्टर वो सारे वेक्टर जो सिर्फ एक प्लेन में लाई करते हैं, या तो एक्स और वाई, या तो आई जे से बना हो, जितने भी वेक्टर आई जे से बने होंगे वो एक प्लेन में लाई कर रहे होंगे, जितने वेक्टर जे और के से बने होंगे वो एक प्लेन में, या तीनों से बन रहे हो तो एक प्लेन, अलग जो भी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, दो आई या जे या के इनसे मिलकर जो बनता है वो एक प्लेन बनता है, दो एक्सिस से मिलकर एक प्लेन बनता है। तब इसमें लाइए, जैसे मैं कहूं मैं जितने भी वेक्टर ये बना रहा हूं, ये मेरी टैबलेट जो है बच्चों, ये एक क्या है हमारे पास, एक प्लेन है, इसमें जितने भी मैंने मार्क कर दिए सारे प्लेनर वेक्टर कहलाएंगे, को प्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। क्लियर, कोई काम का नहीं। कौन करंट वेक्टर, कौन करंट वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहा जाता आ रहे हैं लेकिन पॉइंट से एक क्रॉस हो, जैसे कोई छोटा सा एग्जांपल, हमारा तिराहा चौराहा है, उस पर जितने व्हीकल पास होके जाएंगे वहीं से पास होके जाएंगे, एक ही पॉइंट से पास होके जाएंगे, निकलेंगे तब एक पॉइंट से निकलेंगे, जो एक ही पॉइंट से पास होकर जाएं उनको बोलते हैं कौन करंट वेक्टर। दोज वेक्टर विच पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, जैसे ये कॉमन पॉइंट है, ये आगे की साइड में निकल के जा रहा, एक सेम पॉइंट से निकल के जा रहे हो, इनको बोलते हैं कौन करंट वेक्टर। कौन करंट वेक्टर किसी काम का नहीं है, बस इतना ही काफी है। रेसिप्रोकल वेक्टर, एक वेक्टर को दूसरे का रेसिप्रोकल तब कहा जाएगा जब उसका मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल हो। जैसे मैंने कह दिया कोई ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड जो वो ए है, तब बी वेक्टर अगर है तब उसका मैग्नीट्यूड जो होगा बच्चों 1/a होगा। ऐसे दोनों वेक्टर ए और वेक्टर को कहा जाएगा एक दूसरे का रेसिप्रोकल वेक्टर। क्लियर इतना, बस इसमें कोई और चीज काम की नहीं है, डेफिनेशन पढ़ते रहना। ये वेक्टर हमारे बड़े काम का है, ये बहुत शानदार वेक्टर है बच्चों, जितनी तारीफ करूं उतना कम है। यूनिट वेक्टर नाम से पता चल रहा है, वैसे तो पिछले चैप्टर में यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़े थे, यूनिट का वहां मतलब अलग था, यूनिट का मतलब अलग था, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फिक्स जो यूज किया जाता है उसको यूनिट कहा जाता था, लेकिन यहाँ यूनिट का मतलब बच्चों अलग होता है। यूनिट का मतलब होता है एक और वन, वन भी यूनिट होता है, कहते हैं एक यूनिट वन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही वन हो, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है बच्चों यूनिट वेक्टर। बड़ा प्यारा सा पता चला कि ए अगर मेरे पास वेक्टर है, इस दूसरे पॉइंट को मैं अभी क्लेरिफाई करूंगा। अगर हमारे पास ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऑफ ए लिखना है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना, तो इसके ऊपर लगाते हैं बच्चों कैप, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेकिन मैं फिर से एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं क्या ए के ऊपर कैप लगा दिया तो ए यूनिट वेक्टर हो गया, ये जरूरी नहीं है। उसने क्या दिया, वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, और लास्ट में जाके कह देगा इफ वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। बच्चा वेक्टर पढ़े पढ़ा है, मैंने कह दिया वेक्टर ए ये है, और मैंने लास्ट में जाके लिख दिया ए इज अ यूनिट वेक्टर, ए इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट। तो हम ये मान के चलेंगे कि ए वेक्टर जो दिया है वो बच्चों यूनिट वेक्टर है, ये चीज अच्छे से याद रखना। क्लियर इतना, हाँ। अच्छा बहुत प्यारी सी चीज निकालते हैं इसे, हमारे पास ए कैप किसके बराबर आ रहा है बच्चों, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर मैं वेक्टर ए को मैं इधर लिखना चाहूं तब क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए कैप। ये मेरे पास बहुत प्यारा सा रिलेशन आ गया। अच्छा एक वेक्टर की हमने बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ी, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो उसकी डायरेक्शन की और उसके मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की हेल्प से ही किसी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बड़े प्यार से हम लिखेंगे, मेरे को अगर एक वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है एक, तो यहां देखो ये क्या बना, ये क्या है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। दूसरी किसकी जरूरत होती है, डायरेक्शन की, किसकी,
अगर मैं ऊपर ब्रैकेट में देखो रिलेशन में, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मिल गया, लेकिन साथ में कुछ लिखा है ए कैप। अरे ए कैप यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर दूसरी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर। कौन रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर। तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन पूछ है, उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, यूनिट वेक्टर निकाल दो। कहे डायरेक्शनल वेक्टर बताओ इसका, उसका डायरेक्शनल वेक्टर जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर, तो यही एक मैंने पॉइंट लिखा था, अगर ध्यान दो, ए यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि इसकी ये डायरेक्शन। क्लियर इतना पक्का? चलो, हमने आई जे के लिखा था बच्चों, अगर याद हो। ये अगर मेरे पास तीन डायरेक्शन हम लेके चल रहे हैं, कौन कौन सी, एक्स एंड वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो एक्स की डायरेक्शन में जो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आई कैप को रिप्रेजेंट करते हैं, इधर वाई में जे और जेड में के, जेड में के। यूनिट वेक्टर होता तो आई कैप होता है यूनिट वेक्टर, प्लस एक्स में माइनस एक्स में माइनस आई। क्लियर इतना? हाँ। मैं बात करूं यहां से, आई कैप किधर होता है, आई कैप जो होता है यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वैसी जे कैप किधर होता है, यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर। बाकी लिख लेना आगे, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। के कैप होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, आई जे के ना कहा और क्वेश्चन में इसकी जगह आई की जगह ए कैप बी कैप सी कैप यूज कर लिया, उसने क्या दिया, ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, तो वही यूज करना। कहीं पता चला अरे सर ये तो क्वेश्चन गलत दे दिया, नहीं, उसने रिप्रेजेंट कर दिया होगा, ए बी सी कैप लगा के यूज कर लिया और कह दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तब उन्हीं को बेटा यूज करना आपको यूनिट वेक्टर की तरह, है ना। हाँ, नाम क्या दिया तो उसी को यूज करना, अदरवाइज हमारा आई जे के यूज होता है इन जनरल, है ना। अच्छा, क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा जो पड़ती है वो एक्स और वाई की ज्यादा पड़ती है, तो एक्स और वाई को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, है ना, ये एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। क्लियर? एक्स एक्सिस में जाने वाला वेक्टर जो होता है वो आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस के जे कैप। लेकिन ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। अगर मैं कहूं ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अगर हमसे ये बोल दिए तो आई जे क्या हो गया, या इसमें हम कहीं यूज करेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ का भी यूज कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अच्छा, लेकिन अगर मुझसे लिख दिया, अगर मुझे चाहिए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, चाहे बाई में कहे, मैं एक्स एक्सिस के लिए, चाहे जेड में कहे, जिसमें भी कहे, यूनिट वेक्टर कहेगा तो आई कैप, जे कैप, के कैप। लेकिन अगर वेक्टर अलोंग कह दिया तब एक वेक्टर होगा वो, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कह दिया तो ए आई कैप होगा बच्चों। अब ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, अगर ए की वैल्यू 1 है तो वो यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी इधर ही होगा, 2 आई कैप वो भी इधर होगा, जे कैप के कैप, कितने भी वेक्टर इनफाइनाइट वेक्टर होंगे एक्स की तरफ, यूनिट तो एक स्पेशल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। क्लियर? अगर हमसे जनरली कह दिया एक्स एक्सिस की तरफ एक वेक्टर है, वो कर देता है क्वेश्चन में यूज इस तरीके से, तब आपको मल्टीपल यूज करना है, ए आई कैप, बाई में कहेगा तो ए जे कैप, जेड में कहेगा तब ए के कैप या ए बी सी भी यूज कर सकते हो ना, ये यूनिट वेक्टर है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेके चलें, चलो, एक मैंने वेक्टर ले लिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे, ये मुझे बहुत बढ़िया वेक्टर लगता है क्योंकि इसका करना जरा आसान होता है ना। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, किस क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ए का यूनिट वेक्टर। तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा इसका बच्चों, पहले मैग्नीट्यूड। मैंने कहा था 3 और 4 का याद रखना, 3 का 4 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 5 होता है, क्या होता है, 5 होता है। तब मैं अगर मैं कहूं ए कैप इसका होगा यूनिट वेक्टर, वो होगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना, 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5, या ए वेक्टर को लिख सकते हैं आपका
3/5 आई कैप प्लस के 4/5 जे कैप। क्लियर इतना? यहां से निकाल सकते। अच्छा अगर ये यूनिट वेक्टर आया है निकल के, सॉरी यूनिट लिखना इसके ऊपर कैप लगा दो या नाम के साथ करो नामकरण, क्योंकि है वेक्टर ये भी है ना। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, हमें निकालना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो अब यूनिट वेक्टर का जो हमने कैलकुलेट किया इसका मैग्नीट्यूड √3/5 का स्क्वायर प्लस के 4/5 का स्क्वायर, 3 3 जा 9/25, 4 4 जा 16/25। एलसीएम कितना आएगा रूट में बच्चों 25, तो ये कितना आ गया 9 प्लस के 16, ऊपर रूट में कितना बचा बच्चों 25, √25 अपॉन कितना बन गया हमारे पास 1। तो हमने यही तो कहा था यूनिट वेक्टर अगर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर? चलो अच्छा एक छोटी सी चीज पूछ लेता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल कब कहलाएगा? दो वेक्टर के बीच का एंगल तब कहलाएगा जब वेक्टर दोनों के दोनों या तो हेड से हेड मिले हों या टेल से टेल मिले। कब? हेड से हेड मिलाने पर वेक्टर का या टेल से टेल मिलाने पर वेक्टर का जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर। जैसे यहाँ लिख भी दिया एंगल बिटवीन टू वेक्टर मींस स्मॉलर ऑफ टू एंगल बिटवीन वेक्टर व्हेन they are placed tail to tail और head to head by displacing either of vector parallel to itself। और इसकी वैल्यू जो होती है एंगल की कब कहलाएगा बच्चों, कहां से कहां तक 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। 0 डिग्री से किसके बीच में 180 डिग्री के बीच में। हाँ इक्वल भी हो सकता है, इक्वल 180 डिग्री वही कहलाएगा। अगर इससे एक्सीड कर रहा है इसका मतलब हमें स्मॉलर एंगल। जैसे हम बात कर लें, मान लो ये मैंने दो वेक्टर लिए बच्चों, ये मैंने एक वेक्टर ये लिया और एक वेक्टर मैंने ये लिया। अब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, क्योंकि दो एंगल बनेंगे बच्चों, एक तो इंटरनल वाला ये बनेगा एंगल छोटा वाला एंगल, और एक बड़ा वाला भी तो एंगल बनेगा। जब ये कह रहा है जब हेड से हेड मिला हो टेल से टेल हो तो छोटा वाला एंगल लेना है। छोटा वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल होगा थीटा। क्लियर? अगर आपका हेड से हेड नहीं मिला तो आपको बनाना पड़ेगा, या तो हेड से हेड हो या टेल से। ये टेल से टेल मिला, दोनों की क्या मिल रही है टेल। हो सकता है हेड मिल रहा हो सकता ये मिल रहा हो। अगर हेड से हेड मिला तब ये जो छोटा वाला एंगल दिख रहा है ये वाला कहलाएगा थीटा। अब ये 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री के बीच में लाई कर। क्लियर इतना? तो ये था बच्चों हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर पे इसकी थोड़ी सी और प्यारी प्यारी चीजें जानेंगे, कुछ पॉइंट्स जानेंगे और क्वेश्चन जानेंगे इसके ऊपर, है ना। इतने को अच्छे से रिवाइज करो वेक्टर को और फिर आपको और ज्यादा मजा आएगा बच्चों, है ना। ये बेसिक चीज मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं बल्क में आपको पढ़ा दूं और बल्क में लेक्चर देखो और आप लेक्चर सिर्फ देखने पे फोकस करो, समझने पे ना करो। क्योंकि मैं डालने को तो आपको 2 घंटे की वीडियो डाल दूं, 3 घंटे की वीडियो डाल दूं, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करेगा। पता चला 1 घंटा आपने लेक्चर देखा लेकिन उसके बाद 2 घंटे की वीडियो चल रही है, उसके बाद आपको मजा ही नहीं आ रहा है, बोरियत आ गई आपकी। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे का लेक्चर हो, 40 मिनट का लेक्चर हो, 50, उसको इफेक्टिवली इफिशियंसी के साथ देखो और मजा आए आपको करने में, तब है मजा। अदरवाइज ऐसे नहीं कि जबरदस्ती सिर्फ कंप्लीशन पे ध्यान नहीं देना कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उस पर ध्यान नहीं देना। हर एक छोटी छोटी चीज को आप डिटेल में जान लो, वो मेरा मोटिव है। इसलिए हर एक चीज को आप देख रहे हो, हम बड़े डिटेल में जान के चल रहे हैं बच्चों, बहुत ज्यादा डिटेल में जान के चल रहे हैं। क्लियर इतना? इसी तरीके से बच्चों लगे रहें और फॉलो करते रहें। अगर आपको लग रहा है कि चीजें आपको बहुत मजेदार और डिटेल में और बहुत यूजफुल है आपके लिए, तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और आप ही की वजह से ये ऊपर चल रही हैं, इतने रीच पहुंच पा रही है, और सबको थैंक यू भी कहना चाहता हूँ मैं। आप लोगों की वजह से यहाँ तक पहुंच रही है वीडियोस, और मैं चाहता हूँ ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचती रहें जो बेचारे ऑनलाइन भी पे नहीं कर सकते, जिनको ऑनलाइन पे में, क्योंकि हाँ नो डाउट ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन का ये है कि बहुत कम में आप कर सकते हैं, ऑफलाइन का तो ऑफलाइन के कंपेरिजन में ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अगर ऑफलाइन कोई कर सकता है तब ऑफलाइन भी कर सकता है, लेकिन ऑनलाइन कर सकता है ऑनलाइन। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेचारों की वो भी कंडीशंस नहीं होती हैं, तो आप बच्चों यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो,
फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर डाल रहे हैं। और ये नहीं कि मैं 1 या 2 चैप्टर के डाल के रहने दूंगा, आपके साथ कंप्लीट फिजिक्स चलेगी, अपनी कंप्लीट चलेगी पूरा। कोई चार्ज नहीं रखा जाएगा इन लेक्चर्स का, पेड नहीं रखे जाएंगे, आपके लिए सब फ्री रहेंगे। इसी तरीके से लगे रहें, आप अपना प्यार देते रहें, और तब तक के लिए थैंक यू।